ओके। तो इससे प्रीवियस मीटिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फाइंड द थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट थ्री एंड थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। और हमने एक गलती की, हमने इस ए एन को यूज करते हुए ए वन ए टू और ए थ्री फाइंड करना चाहा, जबकि ये ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? ये जो पीछे ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ये सारे बनते हैं, इन तमाम के लिए ये डिफरेंट यूज होते हैं। मतलब ए वन जो है वो जस्ट ए वन प्लस डी है, ए टू जो है वो ए वन प्लस टू डी है। इस तरह से ए वन और डी को यूज करते हुए यहाँ पर इवेल्युएट किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें चूंकि इन तीनों के दरमियान, इन दो नंबर्स के दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम उनको अरिथमेटिक मीन्स को ए वन ए टू और ए थ्री कह देते हैं। यानी हम इस फार्मूले के चक्कर में पड़ते ही नहीं। अगर हमें वहां से ये चाहिए, एक, यानी हमें तीन अरिथमेटिक मीन्स चाहिए, हम उनको कह देते हैं ए वन ए टू ए थ्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैं ए ए वन ए टू ए थ्री और बी, ये किस में होंगे? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अच्छा, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो पहली टर्म है ए वन वो इक्वल है ए, यानी वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। जो बी है वो इक्वल है ए फाइव, क्योंकि यहां से आप काउंट करना शुरू करें तो बी पांचवी टर्म है। सो दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो यहां से हमें डी भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू ए फाइव जो कि इक्वल होता है ए वन प्लस फोर डी। तो ए फाइव जो कि है थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ए इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और प्लस फोर डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री विच इज टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू फोर डी। या फिर यहां से डी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, अब हमें डी भी मिल गया, ए वन भी मिल गया। तो यहां से कैपिटल ए वन का जो फार्मूला है वो हम देख चुके हैं कि कैपिटल ए वन इक्वल होता है स्मॉल ए प्लस वन डी। तो ए किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। और डी किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ओवर टू। इसी तरह से ए टू इक्वल है ए वन प्लस टू डी, इसमें भी ए वन और डी की वैल्यू पुट करें, और ए थ्री जो कि इक्वल है ए वन प्लस थ्री डी, तो इसमें भी ए वन और डी की वैल्यूज पुट करें। तो यहां से इसके तीनों अरिथमेटिक मीन्स बताए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक सीरीज की। यही पैटर्न ज्योमेट्रिक में भी चलेगा, यानी पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, और फिर एट द एंड ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करेंगे। तो चलें पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक सीरीज। यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको आप ऐड करना शुरू कर दें तो जो सीरीज बनती है उसको हम अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस किस तरह का होता है? ए वन, फिर ए वन प्लस डी, फिर ए वन प्लस टू डी, एंड सो ऑन ए वन प्लस एन माइनस वन डी, एंड सो ऑन। यानी इसकी ये पहली टर्म है ए वन, दूसरी टर्म है ए वन प्लस डी, तीसरी टर्म है ए वन प्लस टू डी, एंड सो ऑन। nth टर्म है ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब यहां अगर हम इसका एस एन फाइंड करें, एस एन मीन्स दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। S1 means sum of only first term, S2 means sum of first two terms, S3 means sum of first three terms, and so on. Sn mean sum of first n terms. तो Sn mean that A1 plus A2 plus A3 plus up to so on plus An। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, तो Sn इक्वल होगा A1 प्लस डी प्लस A1 प्लस टू डी, एंड सो ऑन। ए एन किसके इक्वल है? ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा, यहां पर ये टोटल एन फैक्टर्स हैं, तो ए वन ए वन ए वन ए वन, इन तमाम को सेपरेट कर लेते हैं। ए वन प्लस ए वन प्लस ए वन एंड सो ऑन प्लस ए वन। ये टोटल कितनी मर्तबा है? ये एन टाइम्स है। इसी तरह प्लस इनमें ये जो डी है ये भी कॉमन है, तो इन सब में से डी कॉमन ले लें तो यहां बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन प्लस एन माइनस वन, और बाहर होगा डी। सो एस एन कैन बी रिटर्न एज ए वन कितनी मरतबा है? एन टाइम्स है, तो ये बन जाएगा एन ए वन प्लस, अब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर हो तो ये किसके इक्वल होने वाला है भला?
हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला होता है एन, यानी अगर हम ये करें ना 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस एन, ये इक्वल होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो चूंकि हम n-1 टर्म्स का सम ले रहे हैं तो ये बनेगा n-1 × n-1 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, और साथ में होगा डी भी। ओके, यानी जस्ट एन की जगह n-1 लिया है, तो ये बन गया n(a1) प्लस n-1, ये दोनों कैंसिल, सो n(n-1) डिवाइडेड बाय 2, और साथ में है डी। ओके, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा 2, ये बन जाएगा 2n(a1) प्लस n(n-1) इंटू डी। ऐसा करते हैं कि n/2 यहां से कॉमन ले लेते हैं। जब n/2 कॉमन लेंगे तो यहां पर रह जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको हम अरिथमेटिक सीरीज अब कह रहे हैं। यानी जब हम टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो वो एक बेसिकली तो उसका कंसेप्ट और है सीरीज का, कि सीरीज भी एक सीक्वेंस से हम उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट इतना कह रहे हैं कि उसकी टर्म्स को ऐड करने से सीरीज हमें मिल रही है। अच्छा, ये तो है उसका एक जनरल फार्मूला। अब इसी को यूज करते हुए इसकी कुछ टर्म्स के बारे में भी बात की जा सकती है। इसकी फाइनाइटली मैनी टर्म्स को ऐड भी किया जा सकता है, इनकी रेशो के बारे में बात की जा सकती है। तो ये सारी जो है आपने एक्सरसाइज से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने करने हैं, इससे रेलिवेंट जो भी है। अच्छा, अब हम दूसरी टाइप की एक सीक्वेंस शुरू करने जा रहे हैं। यानी पहले हम अरिथमेटिक की बात कर रहे थे, अब हम ज्योमेट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको मैं थोड़ा सा क्विकली करने वाला हूँ। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं, पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या था, हर दो टर्म्स की का डिफरेंस सेम था, जबकि यहां पर उनकी रेशो सेम रहती है। ओके, तो अगर पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म क्या होगी AR, तीसरी टर्म क्या होगी AR², फिर AR³ एंड सो ऑन। तो उसकी जो nth टर्म होगी वो होगी AR⁻n-1 एंड सो ऑन। तो यानी पहली टर्म A1 दैट इज इक्वल टू A2 विच इज इक्वल टू AR। अब अगर आप इस सीक्वेंस की किसी भी दो टर्म्स की रेशो लें तो वो सेम आएगी, यानी वो R आएगी। तो रेशो को हम R से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो आपके पास इसकी nth टर्म है वो होगी A1 या AR⁻n-1। तो ये रहा इसकी nth टर्म का फार्मूला। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, तो अगर हम पहले ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, मसलन अगर ये जो जी है, इफ दिस जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के दरमियान अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो पैटर्न है AGB, ये किस में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब इनकी रेशो बराबर होनी चाहिए। सो B/G शुड बी इक्वल टू G/A। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि G² इज इक्वल टू AB एंड G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। इसका मतलब ये है कि वो एक नहीं बल्कि दो ज्योमेट्रिक मीन बनते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर कोई एक स्पेसिफाई करके कहा जाए कि पॉजिटिव वाला चाहिए तो आप जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ AB ले लें, और अगर नेगेटिव वाला कहा जाए तो फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ AB ले लें। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हमें एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए हो, दिस इज फॉर सिंगल, और अगर मोर देन वन हो यानी मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन्स हो, तो फिर आप सिर्फ ये पैटर्न बना लें कि A1 G1 G2 अप टू सो ऑन GN, और ये B, अगर A और B के दरमियान G1 G2 अप टू सो ऑन GN ये ज्योमेट्रिक मीन्स हो, तो ये क्या होगा, ये GP होगा। अगर ये GP है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें से इसकी जो पहली टर्म है वो A1 है, दूसरी टर्म G1 है, तीसरी टर्म G2 है एंड सो ऑन। इसका मतलब यहां से जो GN है वो इक्वल होगा AR⁻n। वजह, GN एक्चुअली उसकी n+1th टर्म है, तो n+1th टर्म के लिए उसका फार्मूला होगा AR⁻n। तो इस तरह किसी भी दो नंबर्स के दरमियान एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम किए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की।
तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज, एक ऐसी सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट भी है। कैसे? अच्छा, पिछली जो अरिथमेटिक सीरीज थी वो कन्वर्जेंट नहीं होती। अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स उसकी ऐड करना शुरू कर दें तो आपको फाइनाइट नंबर नहीं मिलता। लेकिन ज्योमेट्रिक जो है ये कन्वर्जेंट हो सकती है, लेकिन कब? जब आपके पास उसका जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन वन हो। मसलन इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। एस एन फाइंड करें तो इसका मतलब उसकी तमाम एन टर्म्स की रेशियो का सम हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए आर है, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर है, एंड सो ऑन। nth टर्म जो है वो है ए आर पावर एन माइनस वन। ओके, हमने इसकी पहली एन टर्म्स को ऐड किया तो यहां से हमें एस एन मिला, इसको हम कह देते हैं नंबर वन। अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आर एस एन, दैट विल बी इक्वल टू आर ए, या इसको हम यूं ना लिख लें, ए आर, यानी पहली टर्म ए के साथ आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर, एंड सो ऑन। यहां पर होगा ए आर पावर एन माइनस वन, लेकिन उससे अगली टर्म होगी ए आर पावर एन, इसको हम नंबर टू कह देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि राइट साइड पे हर टर्म के साथ आर मल्टीप्लाई हुआ, मैंने उनकी जगह थोड़ी सी एडजस्ट की है अपनी सहूलत के लिए। अच्छा, अब वन में से हम टू को माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस करेंगे ये बन जाएगा एस एन माइनस आर एस एन। और राइट साइड पर क्या होगा, ये पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी ए, और ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, एंड सो ऑन, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया था कि ये कैंसिल हो सके, तो ये बन जाएगा ए माइनस ए आर पावर एन। ओके, तो एस एन किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस ए आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ओके, अच्छा, अब ये जो ए माइनस ए आर पावर एन ओवर वन माइनस आर है, अब ये आर का बड़ा रोल है रेशो का। अगर तो ये रेशो लेस देन वन हो, मैं ये कर देता हूं कि अगर ये आर लेस देन वन हो, यानी आर की जो मॉड एब्सोलूट वैल्यू अगर लेस देन वन हो, तो ये बुक में गलत दिया गया थोड़ा सा, वहां आप करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, अगर उसकी एब्सोलूट वैल्यू वन हो तो जैसे जैसे, यानी आप कोई ऐसा नंबर लें जो वन से छोटा है, उसकी पावर को बढ़ाना शुरू कर दें। लाइक अगर हम ये फिक्स कर देते हैं कि आर जो है वो इक्वल है 0.5, तो आर पावर वन विल बी 0.5, आर पावर टू विल बी 0.25, यानी उससे कम हुआ है। आर पावर थ्री विल बी 0.125, उससे और कम हुआ है। इस तरह से यानी आर की जैसे जैसे पावर बढ़ती चली जाएगी, ये कम होते चले जाएंगे। यानी जैसे जैसे एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे आर पावर एन जीरो की तरफ चला जाएगा। यानी यहीं पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये सीक्वेंस, यानी इन्फिनिटली मेनी टर्म्स को आप ऐड करें, तो एस एन इक्वल होने जा रहा है ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ओके, और अगर ये आर ग्रेटर देन वन होगा तो फिर ये इन्फिनिटली मेनी टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, यानी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कन्वर्जेंट, और इसका जो सम है एस, उसको हम एस से डिनोट करेंगे, दैट विल बी ए ओवर वन माइनस आर। और अगर यही आर मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, तो उस सूरत में ये जो सीक्वेंस है एस, ये डाइवर्जेंट है। सॉरी, ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगी, यानी उसका जो सम है वो कोई फाइनाइट नंबर नहीं आएगा। ओके जी, तो यानी इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट की भी बात की गई है, तो यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। लाइक हमें अगर एक एग्जांपल हम करें, तो एग्जांपल ये है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस टाइप, वन माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर फोर माइनस वन ओवर एट प्लस वन ओवर सिक्सटीन माइनस वन ओवर 32 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अब ये देखें, ये एक अरिथमेट ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्यों? हर दो टर्म की जो रेशो है वो माइनस वन ओवर टू आ रही है, सो आर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? ए, दैट इज इक्वल टू वन। अच्छा, यहाँ आर का जो मॉड है वो वन ओवर टू है और ये लेस देन वन है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है।
कन्वर्जेंट इस सेंस में हम कह रहे हैं कि उसका कोई एक फाइनाइट आंसर आता है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए इज वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर इज माइनस वन ओवर टू। So it will become 1 divided by 1 plus 1 over 2, which is 3 over 2. So this will be equal to 2 over 3. तो ये हमें पता चला कि ये जो इन्फिनिटली मैनी टर्म्स ऐड होनी चाहिए, इनका सम आना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब लास्ट में जो सीक्वेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस से ही बनती है, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास कुछ टर्म्स हम लें अरिथमेटिक सीक्वेंस की और उन तमाम टर्म्स के रेसिप्रोकल लेना शुरू कर दें, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। यानी उसके जो रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। यानी अगर हमारे पास हम नंबर्स लें 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये किस में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन यहीं से 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ये क्या कहलाएगी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ओके। यानी हार्मोनिक में वही होता है कि उसकी जो टर्म्स हैं वो उसके रेसिप्रोकल बन जाते हैं। और अगर हम इसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म की बात करें तो वो किस तरह की होगी, देखें। अगर हम एक सीक्वेंस लें 1/A1, दूसरी टर्म उसकी लें 1/A1 + D, तीसरी टर्म लें 1/A1 + 2D, तो इसी तरह की होंगी ना। तो उसकी जो nth टर्म बनेगी वो क्या होगी, 1/A1 + n - 1D। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक हार्मोनिक सीक्वेंस। आमतौर पर हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि ये कौन सी सीक्वेंस है। तो HN से भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर एक सीक्वेंस हम लेते हैं, लाइक एक एग्जांपल है, उसमें हमें एक सीक्वेंस दिया गया और कहा गया कि इसकी nth टर्म या सॉरी फिफ्थ टर्म फाइंड करें। 1/3, 1/10, 1/17। वैसे यहां से नजर भी आ रहा है कि 3 + 7 10, 10 + 7 17, तो +7 1/24 और +7 ये बन जाएगा 1/31। सो दिस इज द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, सॉरी हार्मोनिक सीक्वेंस। ओके, इसी तरह से हार्मोनिक मीन के बारे में भी बात की जा सकती है, जिस तरह से चलिए हार्मोनिक मीन को हम डिस्कस करते हैं सेपरेटली। तो अगर हम एच ले लें जो कि हार्मोनिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो इसका मतलब ये है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। और अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब इनका जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। यानी 1/A, 1/H एंड 1/B, दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब हर दो का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/H -1/A दैट इज इक्वल टू 1/B -1/H। तो यहाँ से अगर हम 1/H को इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा 2/H दैट इज इक्वल टू 1/A + 1/B। तो 2/H इक्वल होगा A + B डिवाइडेड बाय AB। यानी हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 2AB divided by A + B. So this is the formula for harmonic mean, for a single harmonic mean between two numbers. और अगर हम मल्टीपल हार्मोनिक मीन्स चाहते हो तो उसी तरह से जैसे हम पहले करते आए हैं। तो अगर मल्टीपल चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम ये एक सीक्वेंस बनाएंगे, ए H1, H2 एंड सो ऑन HN एंड B। ये किस में होंगे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यहां से यूज ये करेंगे कि 1/A, 1/H1, 1/H2 and so on, 1/HN and 1/B, these are इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको यूज करते हुए, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए तो हम जानते हैं ना, तो इसको यूज करते हुए यहां से हम किसी भी H1, H2, H3 अप टू सो ऑन HN की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमने तीन किस्म की सीक्वेंसेस पढ़ी हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस? सो रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इनके दरमियान ताल्लुक ये होता है कि, या इनके मीन्स की बात करें, बिटवीन मीन्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हम अरिथमेटिक मीन को ए से, ज्योमेट्रिक मीन को जी से और हार्मोनिक मीन को एच से मेंशन करें, ए मीन अरिथमेटिक मीन, जी मीन जियोमेट्रिक मीन एंड एच मीन हार्मोनिक मीन। तो इनके दरमियान ताल्लुक ये होता है कि जी ओवर ए दैट इज इक्वल टू एच ओवर जी, यानी कि ए, जी और एच जो हैं ये आपस में एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। ओके, यानी ए जी एच, दीज आर इन जीपी। किसी भी दो नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन मालूम कर लें, ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लें और हार्मोनिक मीन मालूम कर लें, तो इनको इस तरह से रखें कि ए जी एच, तो इनमें से हर दो की रेशो जो है वो बराबर रहेगी, यानी जी ओवर ए विल बी इक्वल टू एच ओवर जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए एच। अच्छा, अब ऐसा है कि ज्योमेट्रिक मीन जब हमने पढ़ा था तो वो दो किस्म के ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़े थे, आपको याद हो, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो जब वो दो किस्म के थे तो जी पॉजिटिव भी हो सकता था, जी नेगेटिव भी हो सकता था। तो अगर जी जो है वो पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव वाला अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लें, तो इनके दरमियान इनइक्वालिटी ये होती है कि ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच। यानी अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन से छोटा होगा हार्मोनिक मीन। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर जरा आप सोच के देखें कि इनके दरमियान फिर क्या ताल्लुक होना चाहिए। ओके जी, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 5 वैसे तो मैंने स्केड्यूल में आज कह रखा था, लेकिन आई थिंक हमें अब नहीं करना चाहिए। आप इसी चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करें। कल हम चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट करेंगे। जी, अब तक आपका कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो आप पूछ सकते हैं। सर जी अहमद से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं आपके पास? फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर के इसमें हर चैप्टर के एंड पर कोई 15-20 एमसीक्यूज दिए गए हैं, आप इनको टैकल करें। कुछ और भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्योंकि पंजाब में मैंने पढ़ाया था एफएससी को, तो मैंने उनके एमसीक्यूज भी बनाए थे। मैं वो एमसीक्यूज वाली फाइल्स भी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके जी, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।